देखिए, देश के बहुत ही अच्छे प्यार भरा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप पेशेंस रखिए अभी के लिए। कहने का मतलब ये है कि अभी शुरू हुआ है आपका क्लास। हम लोगों ने 11th अभी शुरू किया है, तो अभी आपको पता नहीं चल सकता कि ये कैसा चैनल है। लेकिन मैं आपको एश्योर करा दूँ, ये चैनल बहुत ही इफेक्टिव होगा। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और पेशेंस रखिए और देखते जाइए क्लासेस को। और मैं एक बात और बोलूँगा कि ये क्लासेस अपने फ्रेंड सर्कल में भी, या जो कंट्री वाइड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उस सब में स्प्रेड करा दीजिए, क्योंकि लर्निंग के लिए मेरे ख्याल से अच्छा चैनल है। और हम ही लोग के थ्रू ये चैनल बना है एक्चुअली। ओके, हम ही लोग ने इसे बनाया इस चैनल को। तो चलते हैं, है ना। अभी हम इनर्शिया को आगे ले चलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमको मीन्स ज़्यादा तेज़ी में अभी नहीं करना है। अभी स्टार्टिंग है आपका 11th, तो हम लोग ग्रेजुअली चलेंगे। तो चलते हैं इनर्शिया के बारे में। तो हम लोगों ने ये जाना कि इनर्शिया टेंडेंसी है किसी भी बॉडी का जो रजिस्ट करती है, किसको रजिस्ट करती है? चेंज इन मोशन को। और किसको रजिस्ट करती है? रेस्ट को, है ना। मैंने क्या लिखा है? टू रजिस्ट चेंज इन मोशन और रेस्ट, है ना। ओके, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग चलते हैं। देखिए, आपको इनर्शिया का अभी हम समझेंगे कि आखिर ये बॉडी में होता क्या है ना, ये प्रॉपर्टी, है ना। तो इसको एग्जांपल से हम लोगों ने अभी जाना, ठीक है। अभी जानने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, ये रिंग है। रिंग मतलब इसका मास पेरिफेरल में होगा, है ना। देखिए, इसका मास इधर होगा, बाहर होगा, ऐसे। अब ये डिस्क है। सपोज कीजिए कि इसका भी मास m है, रेडियस r है। इसका भी मास m है, रेडियस r है। इसका भी मास m है, रेडियस r है। और इसका भी मास m है, रेडियस r है। देखिए, जैसा कि हमने बताया है, आप सभी लोग जानते हैं कि आपका मैकेनिक्स इजी हो सकता है 11th क्लास का। लोग कहते हैं कि मैकेनिक्स टफ होता है, लेकिन जब आप बेसिक समझ लेते हैं तो आपका मैकेनिक्स इजी हो जाएगा। ये आप बात को समझिए। तो बेसिक्स क्या है? पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है इनर्शिया। देखिए, मेरा चाइल्डहुड से परसेप्शन रहा है कि जिस बच्चे का और ड्यूरिंग टीचिंग जो टाइम रहा, उसमें हमने पाया कि जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट ठीक है, वो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर लेगा। तो चलते हैं, है ना, उसको इनर्शिया को थोड़ा सा बिफोर स्टार्टिंग न्यूटन्स लॉ, हम लोग लॉज, अभी हम इनर्शिया को समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ये रिंग है m मास और r रेडियस का। ये डिस्क है, डिस्क मतलब प्लेट, है ना, m मास और r रेडियस का। और ये हॉलो स्फीयर है, m मास और r रेडियस का, मतलब r डिस्टेंस पर सारे मास फैले हुए हैं, हॉलो स्फीयर हो गया। और इसका 0 रेडियस से r रेडियस तक सारे मास फैले हुए हैं, तो ये क्या हो गया? ये सॉलिड स्फीयर हो गया। ये सारे यूनिफॉर्म है, आप मान लीजिए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज कीजिए सेम एफर्ट से मैं घुमाना चाह रहा हूं, मतलब इसकी रेस्ट इनर्शिया है, मैं इसको सडनली मोशन में देना चाह रहा हूं। ओके, तो सपोज कीजिए इसको भी मैं घुमाना चाह रहा हूं 0 से v। आप देखिएगा, इसको भी मैं घुमाना चाह रहा हूं 0 to v, है ना। सडनली सपोज कीजिए 0 to v करने में आपको कितना टाइम लगा? t टाइम लगा, ये चारों में। इसको भी हम घुमाना चाह रहे हैं कितना से? 0 to v। और इसको भी घुमाना चाह रहे हैं कितना से? 0 to v इन सेम टाइम में मैं घुमाना चाह रहा हूं। अब आप ये बताइए, इनर्शिया के आधार पर आप सोचिए, कॉन्सेप्ट लगाइए। इनर्शिया के आधार पर आप किसे आसानी से घुमा लेंगे और किसको डिफिकल्ट होगा घुमाना, है ना। तो आप समझिए, जैसे ये रिंग है ना, रिंग को 0 से v देना है, तो आप ही बताइए, शुरू में ये सारा मास इनर्शिया इधर स्प्रेडेड है पेरिफेरी में, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनर्शिया इधर स्प्रेडेड है, और आपने क्या किया है? 0 to v किया है। तो इसका सारे मास सडनली 0 to v हो गया। और इसका क्या हुआ? इसका देखिए, इसका सेंटर से मास फैला हुआ है, तो ये बहुत ही थोड़ा सा मास का वेलोसिटी, थोड़ा सा मास का स्पीड 0 to v हुआ,
थोड़ा सा मास का स्पीड 0 to v हुआ। लेकिन इसका देखिए ना, इसका आपको कॉन्सेंट्रेट देख लीजिए, बहुत सारे मास हैं, बहुत सारे मास हैं। तो आप ये बताइए, देखिए ये डस्टर है, आप डस्टर को घुमाएंगे ना, जैसे ये डस्टर को मैं घुमाया, तो ये देखिए ये छोटा सा मास और यहां भी छोटा सा मास है, तो जब आप घुमाएंगे ना तो ये वाला मास ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, ये वाला ऐसे, और ये वाला मास क्या कवर किया, कम डिस्टेंस, और ये वाला मास क्या कवर किया, जहां मेरा फिंगर है 0 डिस्टेंस। तो ये देखिए ज्यादा मास ये कवर किया, ज्यादा डिस्टेंस। तो आपने किसको ज्यादा तेजी से झकझोड़ा, किसको ज्यादा तेजी से आपने परेशान किया, रेस्ट इनर्शिया थी इस डस्टर की, आपने इस मास को ज्यादा तेजी से परेशान किया कि इस मास को, है ना। तो आपने क्या बोला, इस मास को, क्योंकि ये बहुत लंबा घुमा, बहुत लंबा डिस्टेंस गया, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। ओके, सेम कॉन्सेप्ट आप यहां लगाइए। तो आपने क्या किया कि यहां पर 0 to v में सिर्फ इसी मास को हमने घुमाया, और डिस्क में क्या किया कि डिस्क में बहुत ही थोड़े से मास जो पेरिफेरल में थे, पेरिफेरी में थे, उसी को मैंने 0 to v किया। लेकिन बहुत सारे मास छोटे छोटे सर्कल्स में हैं, और उसकी स्पीड क्या होंगे, कम, मतलब टाइम तो सेम लेगा आपका, लेकिन ये जो सारे मास हैं क्लूज में, इसकी स्पीड कम है, और सेंटर की स्पीड क्या है, 0, और इसके 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 चारों तरफ की ये मास की स्पीड क्या है, सेम है, लेकिन बहुत ही कम मास है। तो ये जो नियर का जो मास है, इसके बहुत सारी स्पीड क्या हो गए, कम। तो आप सोच के बताइए, इसको 0 to v, ये भी तो सब एब्जॉर्ब कर लिया स्पीड, और इसकी इनर्शिया 0 पर थी, रेस्ट पर थी, अचानक ये मोशन में आ गई। अंडर सेम टाइम इसको भी 0 to v मैंने किया, लेकिन इसका बहुत सारा मास अंदर में, बहुत सारा मास अंदर में, अभी भी स्पीड भी नहीं है, v से कम है, मतलब इसको हमने तेजी से डिस्टर्ब नहीं किया। अंडर सेम टाइम 0 to v किया, 0 to v किया, 0 to v किया, 0 to v किया, लेकिन एज कंपेयर टू रिंग, रिंग में बाहर से मास होता है, सिर्फ r रेडियस पर मास फैला हुआ है। एज कंपेयर टू रिंग, मैंने डिस्क को ज्यादा तेजी से नहीं डिस्टर्ब किया। समझ गए? अब आप समझिए, तो इन दोनों में किसको आप आसानी से घुमा लेंगे, 0 to v। हल्का सा सोचिए, रेस्ट इनर्शिया से मोशनल इनर्शिया किसको आप कर देंगे, इसको रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अभी एकदम कुछ मत ये नाम समझिए, अभी कॉन्सेप्ट समझिए आप। तो जाहिर सी बात है, इसको आप आसानी से घुमा देंगे एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसका सारा मास का 0 to v करने में हमको दिक्कत फील होगा, है ना। चलिए अब जरा देखिए ये हॉलो स्फीयर में, अब आप ये बताइए इन दोनों में किसको आसानी से घुमा लेंगे, सोचिए। तो आंसर है इसको। कैसे बताइए, क्योंकि देखिए ये मास स्फेरिकली है और आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो बहुत ही थोड़ा सा मास, बहुत ही थोड़ा सा मास 0 to v किया आपने, बहुत ही बड़े में, लेकिन उस जो एक्सिस के करीब बहुत ज्यादा मास है, उसका रेडियस क्या है, कम, छोटे छोटे सर्कल में घूम रहे हैं। बहुत ही थोड़ा सा मास r रेडियस पर घूम रहा है, और बहुत ज्यादा मास छोटे रेडियस पर है, तो छोटे रेडियस पर स्पीड क्या होंगे, कम। मैंने अभी बताया ना डस्टर से, आप समझिए। देखिए आप डस्टर को ऐसे घुमाया, ओके भैया, आपने ऐसे घुमाया डस्टर को, तो बोलिए भाई साहब, जब आप ऐसे घुमाएंगे भाई साहब, तो ये वाला मास जो होगा वो बड़ा डिस्टेंस ट्रेस किया ना, और ये वाला मास देखिए, ये वाला मास कम डिस्टेंस ट्रेस किया, ये वाला ज्यादा ट्रेस किया। तो कहने का मतलब यही है ना, कहने का हम यही कहना चाह रहे हैं आपसे, मेरी बात को समझिएगा कि फार वाला मास जो होता है वो ज्यादा स्पीड मांगता है एज कंपेयर टू नियर मास, जहां पर मैं फिंगर रखा हूं, है ना। समझिए, फैन का भी देखिएगा, ठीक है। तो अब आप इसमें देख लीजिए, तो इसको अगर आप घुमाएंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसे घुमाया, तो ये हॉलो स्फीयर है। हॉलो मतलब खोखला, मतलब अंदर में मास नहीं है, इसका मास यहां फैला हुआ है। तो आप ये बताइए, ये ऐसे मास होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट बहुत सारे मास हैं, बात को समझिए प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो बहुत सारा मास का स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कम। आप थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए, तो इन दोनों में से इसको आप आसानी से घुमा देंगे अंडर सेम एफर्ट, दैट एफर्ट इज नोन एज टॉर्क। मैंने पहले भी बोला कि अभी हमको नाम नहीं जानना, अभी हमको फिजिक्स को ट्रेस करना है विदाउट एनी नॉलेज,
विदाउट एनी मीन्स डेफिनेशंस, है ना, अभी अभी कुछ कपल ऑफ क्लासेस में, ठीक है। अब आप ये बताइए, ये सॉलिड स्फीयर है भैया, ये रिंग है भाई साहब। तो ये सॉलिड स्फीयर में आप देखिए चूंकि मास वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूमेट्रिक है, ओके ओके, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप ये बताइए, इस रिंग के केस में, रिंग के केस में सारा मास 0 से भी किया, लेकिन इस केस में बहुत सारा मास वॉल्यूम में चला गया है। तो आप ही हमें समझाइए, वॉल्यूम में गया तो इसके कंपैरिजन में बहुत सारे मास के रेडियस क्या है, कम। तो बहुत सारा मास का रेडियस कम है, तो इसको और आसानी से घुमा देंगे। ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि इन चारों ऑब्जेक्ट्स में कौन आसानी से घूमेगा 0 to v करने पर, तो ये आसानी से घूमेगा। और कौन मतलब ज्यादा एफर्ट मांगेगा, ये, क्योंकि इसके सारे मास 0 to v हो गए, इसके बहुत सारा मास ये v से बहुत ही कम स्पीड गेन किया, मतलब सडनली, है ना, v 0 to v मींस बहुत ज्यादा मास इसमें अचीव नहीं किया। इसमें अभी भी बहुत ही नियर मास है जो 0 से भी नहीं हुए। अच्छा, एक बात मेरे दिमाग में आ रहा था, इसको आप अच्छा सा समझिए, है ना। अभी मैंने बताया कि इनर्शिया एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, ओके, इसको देख लीजिए। अब एक और एग्जांपल से चलते हैं, इसको हटा के। एक एग्जांपल लीजिए, तो देखिए जीनियस, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं डस्टर को, और मैं ऐसे घुमा रहा हूं डस्टर को। आप ये बताइए किस स्थिति में ये डस्टर, इस स्थिति में डस्टर को घुमाएंगे ना, तो इट डिमांड्स मींस मोर एनर्जी। बात को समझिए, और आप ये भी समझिए कि अगर आप ऐसे डस्टर को घुमाएंगे ना, ऐसे कंफर्टेबली घूम जाएगा, है ना। जैसे अगर आप ये जो चौक है आप ऐसे आसानी से घुमा लीजिएगा, और इसके अबाउट ये आसानी से घूमेगा नहीं, और मिडिल से आसानी से घूम जाएगा, ठीक है। यहां से दिक्कत होगा क्योंकि बहुत ज्यादा मास का स्पीड ज्यादा मांगेगा आपसे, है ना। तो जाहिर सी बात है, इनर्शिया के कारण कोई भी तेजी से चेंज होना नहीं चाहता है ना। चलिए, तो आप इस बात को समझ गए, है ना। अब देखिए कुछ और एग्जांपल चलते हैं इनर्शिया का। जैसे देखिए, एक स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट जिसको 0 से भी हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें डायरेक्शन सेम है लेकिन इसका स्पीड बढ़ रहा है। तो जाहिर बात है इसकी रेस्ट इनर्शिया मोशन में आई, यानी इसमें एक क्वांटिटी इसको चाहिए जिसको क्या बोलते हैं, फोर्स। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, कोई मान लीजिए इस पाथ पर जा रहा है, ओके, और इस पाथ पर जा रहा है, और सपोज कीजिए स्पीड बढ़ाता हुआ जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो आप ये बताइए, अभी इसको जाना था इधर, फिर वो स्पीड बढ़ाते हुए चला गया इधर, फिर चला गया इधर, फिर चला गया इधर। तो आप देखिए वो स्पीड बढ़ा रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है ऐसे ऑन कर्व सरफेस। तो इस केस में भी फोर्स डिमांड करेगा। तो एक फोर्स पाथ के अलोंग होगा और एक फोर्स पाथ के परपेंडिकुलर होगा। तो इस बात को आप समझिएगा। अगर मान लीजिए कि छोटे सर्कल पर कोई बॉडी घूम रहे हैं v से, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे, आप देखिए छोटा सा सर्कल का मतलब इसकी इनर्शिया बहुत ही तेजी से मुड़ गई, बहुत ही तेजी से मुड़ गया। कर्वेचर बहुत ही शार्प है ना, तो तेजी से मुड़ा, मतलब ये ज्यादा फोर्स मांगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब इनर्शिया के कारण है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे हम लोग बस में जब ट्रैवल करते हैं और वो गोलंबर जो आता है, सर्कल जो आता है रोड पर, तो आप देखते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्यों बताइए। सपोज कीजिए सेंटर है, तो हमारा बॉडी जो है मोशन में इस डायरेक्शन में, और जैसे ये बेंड होगा तो ये लोअर मोस्ट पोर्शन जो है आपके बॉडी का, जो गाड़ी के टच में है, वो पहले डिस्टर्ब होगा, और अपर पोर्शन जो होगा वो इसी फ्लो में रहेगा, और लोअर पोर्शन जो होगा वो गाड़ी के अकॉर्डिंगली सेंटर की ओर जाएगा। तो आप ऐसे फील कर जाएंगे, ये हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके, जैसे ये हो गया, और फिर ये सारे एग्जांपल्स हैं। और अभी एक और मैं बता सकता हूं आपको, 1 मिनट।
देखिए मतलब ओवरऑल मैं ये बता रहा हूँ कि आप इनर्शिया का बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छा रखेंगे, ठीक है, और आप चाइल्डहुड में इनर्शिया के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो बस यही था, है ना, इनर्शिया का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं, अब मेरे ख्याल से इनर्शिया का कॉन्सेप्ट हमारे पास एम्पल है कि एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि बॉडी का कांस्टेंट मोशन और जीरो मोशन ही नेचुरल टेंडेंसी होता है। मतलब जीरो में रहना, जीरो मोशन में या कॉन्स्टेंटली रहना। अब देखिए मैं इस डस्टर को ले जा रहा हूं ना, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। शुरू में डस्टर गया तो मेरे हाथ से जब ये डस्टर गया तो इस वक्त जीरो से भी हुआ, तो इस वक्त इस पर नेट फोर्स लगा क्योंकि इसके इनर्शिया रेस्ट से मोशन हुई, और फिर सपोज कीजिए जा रहा है, अब जा रहा है भी से, तो इस पर टोटल फोर्स क्या होगा डस्टर पर? जीरो होगा, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, अब सपोज कीजिए मैं इसको यहां से खींचा, ठीक है, ओके भैया। अब अगर आप यहां से खींचेंगे तो आप ये बताइए, इसका दो क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, एक 1 एक 2। अब आप ये बताइए किस क्रॉस सेक्शन पर फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा? फोर्स मतलब टेंशन। तो आप देखिए ये जो 1 क्रॉस सेक्शन है वो इतना मास को खींच रहा है, 1 क्रॉस सेक्शन, और 2 क्रॉस सेक्शन जो है, जो मॉलिक्यूल्स यहां पर है, वो इतना मास को खींच रहा है। तो कौन ज्यादा मास को खींच रहा है? क्रॉस सेक्शन 1, और क्रॉस सेक्शन 2 सिर्फ इतने को खींच रहा है। तो यहां पर टेंशन क्या होगा? यहां पर फोर्स जो क्रिएट होगा वो कम होगा, और यहां पर फोर्स जो क्रिएट होगा वो ज्यादा होगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल ये हो गया आपका, एक एग्जांपल और हम लोग चलते हैं। जैसे एक सरफेस पर 2 बॉडी रखा हुआ है, हल्का सा सोचिए, जैसे ये कैपिटल एम का, ये स्मॉल एम का, और मान लीजिए कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, तो किसकी इनर्शिया लार्जर होगी? किसका रेस्ट टेंडेंसी लार्जर होगा? इसका। अब मान लीजिए कि मैंने सेम फोर्स लगाया ऐसे, तो आप ये बताइए इसके यहां पर जो सरफेस कांटेक्ट है ये इसको ज्यादा फोर्स ऑफर करेगा? बात को समझिए, मैंने एक फोर्स F1 लगाया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में F2 लगाया। प्लीज दोनों को साथ साथ मत लगाइए, पहले इस एक्सपेरिमेंट को कीजिए, फिर एंटी पैरेलल इस फोर्स को लगाइए, और दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, बराबर है, बराबर है भैया। तो आप ये बताइए इस केस में m स्मॉल m पर ज्यादा फोर्स लगाएगा कि इस केस में F2 के केस में स्मॉल m कैपिटल M पर ज्यादा फोर्स लगाएगा? यस, योर आंसर इज, इस केस में चूंकि इस दोनों तो भागेंगे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन से, तो इस केस में कैपिटल M स्मॉल m पर कम फोर्स लगाएगा, और इस केस में सेकंड केस में चूंकि कैपिटल M का मास ज्यादा है तो स्मॉल m इसको धक्का ज्यादा फोर्स से देगा। ओके, तो प्लीज आप ये सब चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए भाई, ये बेसिक्स हो गया इनर्शिया का, वी शुड कीप इन माइंड। अब हम लोग चलते हैं, इनर्शिया का बेसिक्स आई थिंक एनफ है, इतना से काम चलेगा हम लोग का, है ना। और एनफ है ये सब, है ना। पिछले क्लास में भी, यस्टरडे भी हमने इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था, है ना। बहुत ही फैंटास्टिक है, एनफ है। अब हम लोग चलते हैं क्या, तो इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन और रेस्ट। और आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं फिजिक्स में फंसे तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया को ध्यान दीजिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया को ध्यान देंगे ना, तो आप देखिएगा आपको फ्लेवर पता चलेगा सब्जेक्ट्स में, बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, आपको मजा आएगा सब्जेक्ट में, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, है ना, यहाँ पर। अब देखिए जीनियस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ईयर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए हमारे जीवन में हर जगह मास है, ये डस्टर भी मास है, चौक भी मास है, मतलब जहां मास होगा वहां इनर्शिया होगा, बस। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जहां मास वहां इनर्शिया, और वहां न्यूटन्स लॉज, मतलब हर जगह न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। न्यूटन्स लॉ, इवन अगर आप इसका फिजिक्स स्टडी करना चाहते हैं इस मटेरियल के अंदर का, तब भी आप न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। और मैं इसको फेंक रहा हूं, मोशन ला रहा हूं, तब भी मैं न्यूटन्स लॉ लगा सकता हूं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि न्यूटन्स लॉ
आप एकदम बेसिक्स और वाइटल लॉ है फिजिक्स का, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अभी अभी हम लोग न्यूटन्स लॉ में सिर्फ ये जानेंगे, न्यूटन्स लॉ में अभी हम बेसिक्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूटन साहब ने, चूंकि हम न्यूटन्स लॉ शुरू कर रहे हैं क्योंकि इनर्शिया का नॉलेज हमारे पास अच्छा आ चुका है। न्यूटन साहब ने 3 लॉज दिया था, ओके भाई साहब, न्यूटन्स फर्स्ट, न्यूटन्स सेकंड, न्यूटन्स थर्ड। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मैं अभी चलूंगा, न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को भी आप बोल सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आया कि अरे भाई जब न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन, मैं प्रूफ भी करूंगा इसको, न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ को बोल सकते हैं, मेरा बात को समझिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ को बोल सकते हैं, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का जरूरत पड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने के लिए, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है और मैं इसको अभी नेक्स्ट लेक्चर में अभी डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।